हेलो स्टूडेंट्स, बायो स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस हल करने वाले हैं इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम इस वीडियो में लाए हैं, तो आज इस वीडियो में आप देखोगे इकोसिस्टम पे कुछ क्वेश्चनिंग है। पहला क्वेश्चन है, पादपों को रिक्त स्थान कहते हैं क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करते हैं। तो पादपों को कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करने की वजह से क्या कहते हैं बेटा? स्वपोषी कहते हैं। पादपों को क्या कहते हैं? स्वपोषी। चलिए अगला क्वेश्चन है, पादप यानी कि वृक्ष द्वारा प्रमुख परितंत्र का पिरामिड, संख्या का पिरामिड किस प्रकार का होता है? तो संख्या का जो पिरामिड है, यदि वृक्ष का पिरामिड बनाते हैं तो वृक्ष होता है एक, और उस पर डिपेंडेंट बहुत सारे जीवधारी होते हैं, इसलिए ये जो पिरामिड बनता है वृक्ष का, ये उल्टा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जलीय परितंत्र में उत्पादकता का सीमा कारक है। एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकता का सीमा कारक है यानी लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर है बेटा प्रकाश। हमारे परितंत्र में सामान्य अपराधहारी है। हमारे पारितंत्र में जो सामान्य अपराधहारी है, ये केंचुए और सूक्ष्म जीव होते हैं। पृथ्वी पर कार्बन का प्रमुख भंडार है। पृथ्वी पर कार्बन का प्रमुख भंडार है समुद्र। चलिए इन क्वेश्चंस को हल करते हुए आपको आगे बहुत सारे क्वेश्चन। एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? जैसे कि उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, अपघटक। तो देखिए बेटा, अपघटक सबसे ज्यादा संख्या में होते हैं क्योंकि ये डिकम्पोजर्स बहुत अधिक सूक्ष्म जीव होते हैं जो किसी भी डेड बॉडी को जो है खोखला कर देते हैं। तो ये अपघटक होते हैं। खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या में डिकम्पोजर्स या अपघटक होते हैं। एक झील में द्वितीय यानी दूसरा पोषण स्तर होता है। झील में द्वितीय या दूसरा पोषण स्तर होता है प्राणी प्लवक, क्योंकि पादप प्लवक तो उत्पादक के रूप में होते हैं, प्राणी प्लवक होते हैं जो कि दूसरा पोषण स्तर बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्वितीयक उत्पादक है। द्वितीयक उत्पादक कौन से हैं? शाकाहारी उत्पादक, मांसाहारी, इनमें से कोई नहीं। द्वितीयक उत्पादक है शाकाहारी, क्योंकि उत्पादक के जस्ट बाद शाकाहारी का नंबर आता है, तो शाकाहारी होते हैं द्वितीयक उत्पादक। प्रासंगिक और सौर विकिरण में प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण का क्या प्रतिशत होता है? प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण का क्या प्रतिशत होता है? बेटा 2 से 10% होता है। ये जो PAR होता है, इसका प्रतिशत होता है 2 से 10%। चारण खाद्य श्रृंखला और अप्रद खाद्य श्रृंखला में क्या डिफरेंस है? चारण खाद्य श्रृंखला और अप्रद खाद्य श्रृंखला में क्वेश्चन आता है कई बार, आपको ध्यान रखना है। ग्रेजिंग फूड चेन यानी कि चारण खाद्य श्रृंखला जो कि शाकाहारी से शुरू होती है, हरे पादपों से शुरू होती है। इस खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है, और जो अप्रद खाद्य श्रृंखला है जो कि डेड पदार्थों से शुरू होती है, अप्रद से प्राप्त होता है, जो चारण खाद्य श्रृंखला के पोषण स्तर में उत्पन्न होती है। चारण खाद्य श्रृंखला उत्पादकों से प्रारंभ होती है, यानी कि उत्पादक होते हैं हरे पेड़ पौधे जो प्रथम पोषण स्तर में उपस्थित होता है। ये जो अप्रद खाद्य श्रृंखला है, ये पादप प्राणी यानी कि पशु, इनके मृत अवशेष जैसे अप्रद से प्रारंभ होती है, इसलिए इसका नाम है अप्रद खाद्य श्रृंखला, जो अपघट या अपरदहारी द्वारा खाया जाता है, यानी कि डिकम्पोजर्स डेड बॉडी को समाप्त कर देते हैं। तो ये बेटा अपरद खाद्य श्रृंखला की शुरुआत करके आगे बढ़ाते हैं।
चारण खाद्य श्रृंखला प्राय बड़ी होती है और चारण खाद्य श्रृंखला की अपेक्षा अपृत खाद्य श्रृंखला छोटी होती है। इस तरह से अगर आपके क्वेश्चन आए चारण खाद्य श्रृंखला और अपृत खाद्य श्रृंखला में, तो आपको क्लियर करना है चारण खाद्य श्रृंखला जो कि हरे पेड़ पौधों से शुरू होती है और अपृत खाद्य श्रृंखला मृत पदार्थों से शुरू होती है। चलिए देखते हैं उत्पादन और अपघटन में क्या अंतर है। बेटा ध्यान रखिए, उत्पादन का मतलब प्रोड्यूस होना, किसी भी पदार्थ का बनना। यह उत्पादक द्वारा कार्बनिक पदार्थों का उत्पादन करने की दर होती है, इसे उत्पादन कहते हैं। ठीक है। इसके बाद अपघटन की बात करें तो जो पदार्थ है कार्बनिक कच्चे पदार्थ होते हैं, जैसे कि कार्बनिक कच्चे पदार्थ जैसे अपघटकों की सहायता से मृत पौधे और जीवों के अवशेष से जटिल कार्बनिक पदार्थ या जैव मात्रा में खंडित करने की प्रक्रिया को अपघटन कहते हैं। यानी ये जो पदार्थ है कार्बनिक कच्चे पदार्थ, ये इन अपघटकों की सहायता से जो है सरल कार्बनिक पदार्थों में खंडित होने की प्रक्रिया होती है, इसको डिकम्पोजिशन या अपघटन कहते हैं। चलिए उत्पादन की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण क्षमता पर निर्भर करता है, यानी फोटोसिंथेसिस कितना होता है। उत्पादक इस तरह से भोजन निर्माण की प्रक्रिया करते हैं और यह अपघटक की सहायता से उत्पन्न होता है। अपघटन की प्रोसेस डिकम्पोजर सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। प्राथमिक उत्पादन के लिए पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्राथमिक उत्पादन के लिए पौधों द्वारा, यानी पौधे अपना भोजन बनाते हैं सूर्य के प्रकाश में, तो प्रकाश की आवश्यकता होती है। अपघटकों द्वारा अपघटन के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। इस तरह से उत्पादन और अपघटन में आपको अंतर करना है। नेक्स्ट देखते हैं शिखरांश यानी ऊर्ध्ववर्ती और अधोवर्ती पिरामिड क्या होते हैं। पिरामिड यानी इस तरह की एक शेप बन जाना, और ये जो पिरामिड्स बनते हैं, ये पिरामिड्स बनते हैं कई हम गुणों को लेकर के पिरामिड्स, कई लक्षणों को लेकर के पिरामिड बनाते हैं। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा ऊर्ध्ववर्ती होता है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा इस तरह से होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसका जो पोषण स्तर है, यहाँ से जो ऊर्जा अत्यधिक मात्रा में होती है, यह धीरे धीरे अगले लेवल तक जाते जाते इसकी मात्रा कम होती जाती है। सूर्य के प्रकाश का जो पेड़ पौधे उपयोग करते हैं, वो भाग आगे के ट्रॉफिक लेवल में नहीं जाता है, आगे के पोषण स्तरों में नहीं जाता है, इसलिए पिरामिड हमेशा ऊर्ध्ववर्ती बनते हैं। जैव मात्रा का पिरामिड और संख्याओं का पिरामिड हमेशा उल्टा होता है, हो सकता है। अब देखिए हम बात करें ऊर्जा की पिरामिड की या ऊर्ध्ववर्ती पिरामिड की, तो पारिस्थितिकी तंत्र के उत्पादक स्तर में जीव और जैव मात्रा की संख्या उच्चतम होती है, जो खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक पोषण स्तर पर कम होता जाता है। यानी इसका बेस होगा ज्यादा संख्या में या ज्यादा जैव मात्रा में, और ये जो यहाँ तक टॉप पर आते, शीर्ष पर आते आते ये खाद्य श्रृंखला छोटी होती जाती है, इसलिए पिरामिड ऊर्ध्ववर्ती होता है। अधोवर्ती में क्या होता है बेटा? ऐसे उल्टा होता है। अधोवर्ती में पिरामिड जो है निम्न स्तर से शुरू होता है और यहाँ पर ये जाते जाते पिरामिड बढ़ जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र के उत्पादक स्तर में जीवों और जैव मात्रा की संख्या सबसे कम होती है, तो यहाँ से इसकी शुरुआत होती है और पिरामिड इस तरह से चलता है, जो प्रत्येक पोषण स्तर पर बढ़ती जाती है। तो ये जो है पिरामिड हमेशा उल्टे बनते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं कि खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में, बेटा आप 10th क्लास में भी पढ़े हैं, खाद्य श्रृंखला क्या होती है, खाद्य जाल क्या होता है। उत्पादक से श्रृंखला आगे बढ़ती है, फूड चेन आगे बढ़ती है। उत्पादक से, जैसे कि हरे
पेड़ पौधे होते हैं उत्पादक, फिर ये प्राथमिक उपभोक्ता इसका यूज करते हैं, फिर द्वितीयक और फिर तृतीयक। तो ये जो उत्पादक होते हैं इनका शाकाहारी प्राणी यूज करते हैं, इनका शाकाहारी प्राणी यूज करते हैं, और इनका मांसाहारी जो द्वितीयक उपभोक्ता है इनका मांसाहारी प्राणी इस्तेमाल करते हैं, और फिर इनका बड़े मांसाहारी और लास्ट में मनुष्य जैसे सर्वाहारी प्राणी इस्तेमाल करते हैं इन जीवों का। और इस तरह से बेटा ये चलती है खाद्य श्रृंखला। चलिए ये बात समझ में आ रही है, लेकिन ध्यान रखना है कि शाकाहारी प्राणी भी कई हो सकते हैं, जैसे हिरन है, बकरी है, खरगोश है। ऐसे ही मांसाहारी प्राणी भी बहुत सारे हो सकते हैं, ऐसे ही सर्वाहारी प्राणी भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि ये प्राथमिक शाकाहारी प्राणी को कोई फिक्स मांसाहारी द्वितीयक मांसाहारी प्राणी ही खाए। तो क्या होता है कि इस चैन की तरह बहुत सारी और दूसरी चैन चलती हैं, और इस तरह से ये जो फूड चैन है ये एक दूसरे से बेटा जुड़ी हुई होती है। जैसे कि ये यहाँ जुड़ गई है ना, और जैसे कि ये यहाँ जुड़ गई, इस तरह से इनका सेवन जो है दूसरे अन्य प्राणी भी कर सकते हैं, और प्रकृति में एक जाल बन जाता है जिसको हम कहते हैं खाद्य जाल। खाद्य श्रृंखलाओं से बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं जब परस्पर अंतर निर्भर होती है तो इसको खाद्य जाल कहते हैं। चलिए देखते हैं क्या डिफरेंस आपको लिखना है। खाद्य श्रृंखला उच्च स्तर से निम्न स्तर तक ऊर्जा के स्थानांतरण के लिए बने होते हैं, यानी कि ये जो ट्रॉफिक लेवल में या एक स्तर से दूसरे स्तर तक यहाँ पर जो खाद्य श्रृंखला बन रही है इनमें ऊर्जा का स्तर इसी तरह से साथ साथ चलता जाता है कि उत्पादक से ऊर्जा प्राथमिक शाकाहारी में जाती है, प्राथमिक से द्वितीयक में, द्वितीयक से सर्वाहारी में। तो ये खाद्य श्रृंखला उच्च स्तर से निम्न स्तर तक ऊर्जा के स्थानांतरण के लिए बने होते हैं। खाद्य जाल परस्पर अंतर निर्भरता के कारण खाद्य जाल या वेब की रचना होती है। खाद्य श्रृंखला एक जीव एक समय में एक ही ट्रॉफिक लेवल या पोषण स्तर पर निवास कर सकता है। खाद्य जाल में क्या होता है, एक जीव एक समय में कई पोषण स्तर में निवास कर सकता है। जैसे एक शाकाहारी है वो इसमें भी घुस गया और दूसरी वाली खाद्य श्रृंखला में चला गया। इस तरह से खाद्य जाल में क्या होता है कि बहुत सारी श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी हुई होती है, खाद्य चैन जुड़ी हुई होती है। खाद्य श्रृंखला एक यह पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता को कम करता है और कम अनुकूल होता है। यह पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता को कम करता है और अधिक अनुकूल होता है, क्योंकि एक प्राणी दूसरे प्राणी से किसी न किसी रूप में इसमें संबंधित होता है। तो आपको खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के बारे में समझ में आया होगा, खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला। चलिए आगे देखते हैं, करकट, लिटर या कचरा और अपरद में क्या अंतर होता है। बेटा करकट या लिटर ये पृथ्वी की सतह पर सभी प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जिसमें जैव अजैव सब प्रकार के पदार्थ आते हैं। अपरद में क्या होता है, पृथ्वी के सतह के ऊपर और नीचे मृत जीवों और पौधों के अवशेष जो होते हैं ये अपरद बनाते हैं। बेटा अच्छे से समझना है इस चीज को कि अपरद का मतलब क्या है। ये मृत जीवों के जो अवशेष है ये अपरद बनाते हैं, जो कि पृथ्वी की सतह के नीचे हो जम जाते हैं जाकर के। लिटर या करकट में जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय, यानी जिनका डिग्रेडेशन हो सकता है और जिनका नहीं हो सकता, सारे पदार्थ इसमें शामिल है, जबकि इसमें जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ ही होते हैं। तो लिटर या करकट और अपरद के अंदर आपको अंतर आना चाहिए, अंतर समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। प्राथमिक उत्पादकता और द्वितीयक उत्पादकता क्या होती है। देखिए प्राथमिक उत्पादकता, उत्पादक द्वारा एक निश्चित समय अवधि में कार्बनिक पदार्थ के उत्पादन की मात्रा की दर प्राथमिक उत्पादकता कहलाती है। उत्पादक द्वारा
एक निश्चित समयावधि में कार्बनिक पदार्थ के उत्पादन की मात्रा की दर प्राथमिक उत्पादकता है। द्वितीयक उत्पादकता क्या है? उपभोक्ता द्वारा एक निश्चित समयावधि में, यहाँ पर बेटा ध्यान रखिए ये उत्पादक से है शुरुआत इसकी और यहाँ उपभोक्ता से है। एक निश्चित समयावधि में कार्बनिक पदार्थ के उत्पादन की मात्रा की दर द्वितीयक उत्पादकता है। यह प्राथमिक उत्पादकता की बात करें, यह प्रकाश संश्लेषण के कारण होता है, क्योंकि यहाँ शुरुआत किससे हो रही है? उत्पादक से। और यह शाकाहारी और परभक्षियों द्वारा किया जाता है द्वितीयक उत्पादकता। तो इस तरह से प्राथमिक उत्पादकता और द्वितीयक उत्पादकता में आपको अंतर करना सीखना है। चलिए वापस हम पारिस्थितिकी तंत्र की बात करते हैं कि वास्तव में पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। यदि आपसे पूछा जाए परिभाषा तो क्या बताना है? स्थल मंडल, जल मंडल या वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें जीवधारी रहते हैं, बायोस्फीयर कहलाता है बेटा, जैव मंडल कहलाता है। जैव मंडल में पाए जाने वाले बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स यानी घटक, इनके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन इकोसिस्टम या पारितंत्र कहलाता है। आपको पता होना चाहिए पारिस्थितिक तंत्र क्या है। स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें जीवधारी रहते हैं बायोस्फीयर कहलाता है। इसमें बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स आपस में अंतरक्रिया करते हुए पाए जाते हैं और ये कहलाता है इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था टेंसले ने। कब किया था? 1935 में। आपको याद रखना है, टेंसले ने 1935 में सबसे पहले इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया था। जीवमंडल में जैविक, अजैविक अंश, भूगर्भीय, रासायनिक और भौतिक लक्षणों को शामिल करे तो कंप्लीट रूप से पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। यानी सभी तरह के घटक, बायोटिक, अबायोटिक कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र सीमित और निश्चित भौतिक वातावरण का प्राकृतिक तंत्र है जिसमें बायोटिक और अबायोटिक अंशों की संरचना और कार्यों का पारस्परिक आर्थिक संबंध संतुलन में रहता है, यानी बैलेंस में रहते हैं जैविक और अजैविक घटक। इसमें पदार्थ ऊर्जा का प्रवाह सुनियोजित मार्गों से होता है, स्टेप बाय स्टेप ऊर्जा का प्रवाह होता है और पदार्थ जो है रिसाइकल होते रहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, पारिस्थितिकी तंत्र के मुख्यतः दो घटक होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, जैविक घटक और अजैविक घटक। तो इस तरह से पारिस्थितिकी तंत्र क्या है आपको डिफाइन करना आना चाहिए। चलिए देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन से हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक दो हैं, कौन से? जैविक और अजैविक घटक, यानी कि बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट की बात करें तो बेटा पारिस्थितिकी तंत्र में तीन प्रकार के जैविक घटक होते हैं, स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉफिक, परपोषी यानी कि हेटेरोट्रॉफिक और डिकम्पोजर्स यानी कि अपघटक। चलिए स्वपोषी यानी कि ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स, स्वपोषी घटक कौन से हैं? सबसे पहले हम स्वपोषी का नाम आते ही आपको पता चल जाना चाहिए, हरे पादप पारिस्थितिकी तंत्र के स्वपोषी घटक होते हैं। ये सौर ऊर्जा व क्लोरोफिल की उपस्थिति में CO2 और जल से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बनिक भोज्य पदार्थों का संश्लेषण करते हैं। हरे पादप प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। हरे पौधों में संचित खाद्य पदार्थ दूसरे जीवों का भोजन होता है। तो जैविक घटक और जैविक घटक में स्वपोषी घटक कौन से हैं, समझ में आया आपके? चलिए आगे चलते हैं। परपोषी या हेटेरोट्रॉफिक, परपोषी या हेटेरोट्रॉफिक कंपोनेंट्स, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते क्योंकि उत्पादक पर डिपेंड रहते हैं। ये भोजन के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए इनको कंज्यूमर्स कहते हैं, यानी कि उत्पादक के ऊपर डिपेंड रहते हैं, उपभोग करते हैं उनके द्वारा बनाए हुए भोजन का, तो उपभोक्ता कहलाते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता शाकाहारी यानी हर्बीवोरस कहलाते हैं।
ये उपभोक्ता अपना भोजन सीधे उत्पादक यानी हरे पेड़ पौधे से प्राप्त करते हैं। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता यानी कि कार्निवोरस या मांसाहारी कहलाते हैं। ये द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता के लिए भोजन के लिए शाकाहारी जंतुओं का भक्षण करते हैं, यानी ये शाकाहारी हो गए प्रथम श्रेणी के। द्वितीय श्रेणी के मांसाहारी हो गए, जैसे कि मेंढक और सांप। जैसे कि तृतीय उपभोक्ता की बात करें तो तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कि शेर, चीता, बाघ। कुछ जंतु ओमनिवोरस होते हैं यानी सर्वाहारी होते हैं, जो कि शाकाहारी या मांसाहारी सब तरह का भोजन ग्रहण कर सकते हैं। जंतु और पौधे दोनों से भोजन प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य। इस तरह से शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी प्राणी हेटेरोट्रॉफिक घटक के होते हैं। अब बात करें बेटा डीकम्पोजर्स या अपघटक। डीकम्पोजर्स या अपघटक ये कार्बनिक पदार्थों को उनके अवयवों में तोड़ देते हैं। ये मुख्यतः उत्पादक व उपभोक्ता के मृत शरीर का अपघटन करते हैं, इसलिए इनको मृत जीवी भी कहते हैं। सामान्यतः ये जीवाणु और कवक होते हैं। मोस्टली जो बैक्टीरिया है, फंजाई है, ये डीकम्पोजर्स होते हैं। ये माइक्रोब्स होते हैं जो डेड बॉडी पर लग करके उसका अपघटन करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जीवधारी को कहीं फेंक दिया जाता है डेड बॉडी को, 2 दिन बाद वो बिल्कुल खोखला नजर आता है। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण है बैक्टीरिया और कवक। इसके फलस्वरूप प्रकृति में खनिज पदार्थों का चक्रण होता है। जैसे ही ये बैक्टीरिया और कवक किसी डेड बॉडी को डिकम्पोज करते हैं तो बेटा उनके जो मिनरल्स है, जो बॉडी के पदार्थ है, वो रासायनिक पदार्थ सारे मिट्टी में मिल जाते हैं। तो इस तरह से पदार्थों का साइक्लिंग भी चलता रहता है। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक सभी मिलकर बायोमास बनाते हैं। इस डिकम्पोजर्स के बाद हम लेते हैं अबायोटिक घटक। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक 3 भागों में विभाजित किए जा सकते हैं। 3 भाग कौन कौन से हैं? जैसे कि क्लाइमेटिक कंपोनेंट्स। क्लाइमेटिक में कौन से आएंगे? जो कि जल, ताप, प्रकाश आदि, ये है क्लाइमेटिक फैक्टर्स। अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक में आपके है कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2 आदि। ये विभिन्न चक्रों के माध्यम से जैव जगत में प्रवेश करते हैं, यानी कि अबायोटिक और बायोटिक में इंटरेक्शन होता है या अंतःक्रिया होती है, तो अकार्बनिक पदार्थ जीवों के शरीर में चले जाते हैं, किसी न किसी चक्र के माध्यम से जैव जगत में प्रवेश कर जाते हैं। अब बात करें कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ बेटा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा जो कि बॉडी में होते हैं, ये अपघटित होकर के पुनः सरल अवयवों में बदल जाते हैं और प्रकृति में इनका भी चक्रण चलता रहता है। इस तरह से आपने बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में, इकोसिस्टम की परिभाषा पढ़ी, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में अध्ययन किया और इकोसिस्टम पे जो क्वेश्चंस आते हैं उनको आपने देखा कि किस तरह से बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स पे क्वेश्चन आते हैं। कार्यात्मक दृष्टि से अजैविक घटक के 2 भाग किए जा सकते हैं। अजैविक घटक के 2 भाग कौन कौन से कर सकते हैं? जैसे कि मटेरियल, जैसे कि एनर्जी। मटेरियल यानी कि पदार्थ, मिट्टी, वायुमंडल के पदार्थ जैसे कि वायु, गैस, जल, CO2, O2, नाइट्रोजन। इसी तरह से पदार्थों की बात करें तो कैल्शियम, सल्फर, फास्फोरस, कार्बनिक अम्ल, ये तो हो गया मटेरियल। ये अबायोटिक कंपोनेंट्स के 2 पार्ट्स हम कर सकते हैं। दूसरा हम भाग कर सकते हैं एनर्जी का, जैसे कि विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं, सौर ऊर्जा है, तापीय ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा है। इस तरह से बायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स को हम डिफाइन कर सकते हैं। अब बात करें हम पारिस्थितिकी पिरामिड को परिभाषित करने की, तो बेटा पारिस्थितिकी पिरामिड क्या है? देखिए पारिस्थितिकी पिरामिड की बात करें, ये पिरामिड्स होते क्या है? पारिस्थितिकी पिरामिड पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला के विभिन्न
पोषक स्तरों में जीवधारियों के संबंधों का रेखीय चित्रण। समझ में आ रहा है आपको कि जैसे कोई श्रृंखला चली उत्पादक से, वो प्राथमिक कंज्यूमर में जाएगी, सेकेंडरी कंज्यूमर में जाएगी और टर्शरी कंज्यूमर में डिकम्पोजर्स तक जाएगी। तो बेटा इन सारे जो पोषण स्तर है इनका रेखीय चित्रण किया जाता है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र का आपस में जो घटक है इनके संबंधों का अध्ययन किया जाए किस रूप में, रेखीय चित्रण के द्वारा, तो इसको हम पिरामिड या पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं। पिरामिड पारितंत्र में जीव की संख्या का, जीव भार का, जैव ऊर्जा को प्रदर्शित कर सकता है, बना सकते हैं इनके पिरामिड्स। सर्वप्रथम प्रदर्शन एल्टन के द्वारा 1927 में किया गया था। इनमें सबसे नीचे का ट्रॉफिक लेवल उत्पादक का होता है, यानी स्टार्टिंग इसकी कहाँ से होती है, पोषी स्तर उत्पादक से होती है। सबसे ऊपर का जो पोषी स्तर होता है वो सर्वोच्च उपभोक्ता, यानी कि शीर्ष जो कंज्यूमर है, टॉप जो उपभोक्ता होता है वो इसका शीर्ष होता है। चलिए हम बात करें जीव भार के पिरामिड की, पिरामिड ऑफ बायोमास। जीव के फ्रेश और ड्राई जो वेट होता है, यानी कि ताजा और शुष्क भार के रूप में प्रत्येक पोषी स्तर का मेजर किया जाता है। प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल पर सारे जीवधारियों का मेजरमेंट किया जाता है जैव भार के रूप में, तो ये जीव भार का पिरामिड कहलाता है। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक का जैव भार बेटा सर्वाधिक होता है। ध्यान रखिए, हम बात करें स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की, तो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होता है, जो उत्पादक होता है, जहां से श्रृंखला की शुरुआत हो रही है, यह जो है इसका जैव भार सर्वाधिक होता है, इसलिए पिरामिड सीधा होता है। तालाबीय पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक का भार सबसे कम होता है और पिरामिड उल्टा बनता है। जीव भार को हम ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर के रूप में माप सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आगे पिरामिड्स की, कि संख्या का जो पिरामिड है वो किस तरह का होता है। संख्या का पिरामिड बेटा इस पिरामिड में विभिन्न ट्रॉफिक लेवल या पोषी स्तर के जीवों की संख्या को प्रदर्शित किया जाता है, कि एक ट्रॉफिक लेवल में कितने जीवधारी हैं, दूसरे में कितने जीवधारी है, तीसरे में किस तरह की और कितने जीवधारी है। जैसे कि हम वृक्ष की बात करें तो वृक्ष का जो होता है पिरामिड, वृक्ष सिंगल वृक्ष है और उस पर आगे वाले जो ट्रॉफिक लेवल है उसमें इनकी वृक्ष पर डिपेंड होने वाले जीवधारियों की संख्या ज्यादा है, तो इस तरह का पिरामिड बनता है उल्टा। घास और तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड सदैव अपराइट होता है, सीधा होता है, इस तरह से बनता है। घास और तालाब का पारिस्थितिकी तंत्र, क्योंकि यहाँ पर ये उत्पादक ज्यादा है, धीरे धीरे पोषण स्तर तक जाते जाते इनकी संख्या कम होती जाती है। वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक की संख्या सबसे कम होती है, ये वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र का होता है, इसलिए उल्टा होता है। एक वृक्ष और अंतिम उपभोक्ता की संख्या सर्वाधिक, इसलिए ये पिरामिड हमेशा वृक्ष वाला उल्टा बनता है और ये घास वाला जो पिरामिड है वो हमेशा सीधा बनता है। इस तरह से पारिस्थितिकी तंत्र में पिरामिड्स बनते हैं। ये पिरामिड्स क्या है समझ में आया होगा आपके, अच्छे से आप नोट्स बनाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। नोट्स बनाइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।